कहानी की शुरुआत चाइना के शिकागो शहर से होती है, जहां हम एक बच्चे हुओ और उसके फादर को देखते हैं। हुओ के फादर शहर के सबसे खतरनाक मार्शल आर्ट चैंपियन हैं। वो दिन रात प्रैक्टिस करके अपनी स्किल्स को और भी इम्प्रूव करते रहते थे। साथ ही वो अपनी स्किल्स में इतना माहिर थे कि कोई भी इंसान उन्हें फाइट में हरा नहीं पाता था। वो जिस भी इंसान को फाइट के लिए चुनौती देते, हर किसी को वो चुटकियों में हरा देते। हुओ भी अपने फादर की तरह बनना चाहता था, लेकिन उसे अस्थमा की बीमारी थी, जिसके चलते वो अपने सपनों को फॉलो नहीं कर पाता। क्योंकि जितनी मेहनत उसके फादर करते हैं, अगर वही मेहनत हुओ भी करने लगे तो उसकी तबीयत बिगड़ सकती थी। तो इसी के चलते उसके फादर उसे कुंग-फू से दूर रखते थे। लेकिन हुओ अपने पिता की तरह एक महान फाइटर बनना चाहता था, क्योंकि उसके फादर ने मार्शल आर्ट के सारे चैंपियनशिप को जीत लिया था और उनके विनिंग डॉक्यूमेंट्स को हुओ देखकर काफी इंस्पायर होता था। इसलिए वो अपने फादर के मूव्स छुप छुप कर कॉपी किया करता था और इस तरह से वो थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग करता रहता था। एक दिन उनके शहर में एक फाइटर आया जो सीधा हुओ के फादर को चैलेंज देता है, क्योंकि हुओ के फादर उस समय चाइना के सबसे बेहतरीन फाइटर थे। लेकिन सामने वाला फाइटर भी अपने शहर का सबसे खतरनाक फाइटर था। हुओ के फादर भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जब उन दोनों के बीच फाइट शुरू होती है तो वहाँ पे हुओ और शहर के खड़े सारे लोग को यही लग रहा होता है कि हुओ के फादर इस फाइट को आराम से जीत जाएंगे, और हो भी यही रहा था। उसके फादर अपनी फाइटिंग स्किल से आराम से सामने वाले फाइटर को बुरी तरह से हरा रहे थे और ये देखकर हुओ काफी खुश हो रहा था। लेकिन एक पॉइंट आया जब हुओ के फादर अपने लास्ट मूव से फाइट जीतने ही वाले होते हैं कि अचानक से वो अपना वार रोक लेते हैं, क्योंकि उस अटैक से सामने वाले को काफी चोट आ सकती थी और शायद वो मारा भी जा सकता था। लेकिन इस बात का फायदा दूसरा फाइटर उठाता है और वो अचानक से हुओ के फादर पर अटैक करना शुरू करता है और लगातार वार करने से वो फाइटर उस मैच को जीत जाता है। हालांकि हुओ के फादर ने जानबूझकर उस फाइट को हारा था, जिसका रीजन हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब इस हार से वहाँ खड़े लोग और हुओ इससे खुश नहीं थे। साथ ही हुओ के फादर के शिष्य इस हार को लेकर बेहद दुखी थे, क्योंकि सबको पता था कि उस फाइटर ने चीटिंग से इस फाइट को जीता है। तब इस फाइट के खत्म होने के बाद उस फाइटर का बेटा भी हुओ को चैलेंज देता है कि जैसे मेरे फादर ने तुम्हारे फादर को हराया है, वैसे मैं भी तुमको हराऊंगा। तो सामने से मिले इस चैलेंज को देखने के बाद हुओ भी उस फाइटर के ओवर कॉन्फिडेंस वार्निंग को तोड़ना चाहता था, इसलिए वो उसके बेटे के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। हालांकि हुओ का दोस्त उसे बार बार इस फाइट के लिए मना कर रहा था, लेकिन हुओ उसकी एक नहीं सुनता और ये उसकी एक बड़ी भूल थी, जहाँ फाइट के दौरान उसकी इतनी खास ट्रेनिंग नहीं हुई थी जिससे कि वो उस फाइट को हार जाता है। अब हारने के बाद हुओ को खुद पे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं मेरी फैमिली के लिए कोई भी फाइट नहीं जीता, और ये शर्मिंदगी उसकी पूरी जिंदगी को बदल देने वाली थी। इसलिए वो कसम खाता है कि आज के बाद से वो कभी भी कोई फाइट नहीं हारेगा, और जिस भी दिन वो अपनी जिंदगी में फाइट हारेगा वो दिन उसका आखिरी दिन होगा। तब वो फैसला करता है कि अब से मैं खुद को अपने आप को ट्रेन करूंगा। खैर, ये सुनकर उसका दोस्त तो हिल गया। फिर इसके बाद वो लाइब्रेरी से एक किताब निकालता है जिसमें मार्शल आर्ट की बहुत सारी स्किल्स के बारे में मेंशन किया गया था। लेकिन जब वो वापस अपने घर आया तो उसके फादर उसे लड़ाई करने के लिए बहुत डांटते हैं, लेकिन उसकी माँ आकर उसे बचाती है। हुओ के फादर उसे अगली बार से किसी भी लड़ाई में देखना नहीं चाहते थे और यही बात उसकी मॉम भी उसे समझाती है कि तुम्हें लड़ाई वगैरह से दूर रहना चाहिए। लेकिन हुओ के मन में एक फाइटर बनने का जुनून सवार था। वो अपनी फैमिली के पीठ पीछे खुद को ट्रेनिंग देना शुरू करता है। वो अपने फ्रेंड से उस मार्शल आर्ट वाली किताब का ट्रांसलेशन करवाता है, क्योंकि हुओ को उस किताब वाली भाषा नहीं आती थी। उसका दोस्त जो स्टडीज में काफ़ी अच्छा था, उसने उस बुक को ट्रांसलेट कर हुओ के लिए एक नया बुक तैयार कर दिया और फिर उस किताब में लिखी उन स्किल्स को परफॉर्म करके हुओ खुद के परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। अब अंदर ही अंदर हुओ को लग रहा था कि अब मैं आराम से किसी भी फाइटर को हरा सकता हूँ, यानी कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। इसलिए वो फिर से उसी बच्चे को चैलेंज देता है जिससे वो पिछली बार हार चुका था। अब क्योंकि हुओ अपने आप को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था, तो वो इस बार आसानी से उस फाइटर के बच्चे को हरा देता है। फाइट के बाद हुओ इतना खुश था कि वो अपने स्किल्स के बारे में सबको बताता है और सारे ही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। अब हम कुछ साल आगे का सीन देखते हैं। हुओ अब बड़ा हो चुका था और उसकी शादी भी हो गई थी, लेकिन इस समय उसकी फैमिली में बस उसकी माँ और उसकी एक छोटी सी बेटी है। उसके फादर और वाइफ इस दुनिया से जा चुके थे, लेकिन हुओ अपने पिता जैसा स्ट्रिक्ट नहीं था, बल्कि वो चंचल और हंसमुख था। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। हुओ ने बचपन से ही इतनी मेहनत की थी कि अब वह बहुत शक्तिशाली फाइटर बन चुका था। वह भी अपने फादर की तरह पूरे शहर में काफ़ी मशहूर था और वो आज तक कोई भी फाइट नहीं हारा। उसने भी अपने पिता की तरह जीत के काफ़ी डॉक्यूमेंट हासिल किए थे, जिससे उसका बहुत नाम हो गया था। और जब जब उसकी फाइट किसी दूसरे शहर के फाइटर से होती थी तो वो उस फाइट में आराम से अपने ओपोनेंट को धूल चटा देता था। वो चुटकियों में ही दूसरे फाइटर को ऐसे हराता था जैसे वो उसके लिए बाएं हाथ का खेल हो। फाइट के बाद वो अपने शिष्यों के साथ होटल जाता था, जो होटल उसके दोस्त का था। उसका फ्रेंड एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया था। अब कोई भी फाइट जीतने के बाद उसी होटल में कई सारे लड़के उसका शिष्य बनने आते हैं। तब वो सबको
अपनी तरफ से ड्रिंक ऑफर करता है और ये सिलसिला लगातार ऐसे ही चलते रहता है। वो अपने फॉलोवर को फ्री में ही बहुत सारा खाना खिलाया करता था, जिसकी वजह से उसके ऊपर होटल का काफ़ी ज़्यादा उधार भी चढ़ चुका था। ये देखकर उसके दोस्त को अच्छा नहीं लगता था। हालांकि वो हुओ का बचपन से ही बहुत अच्छा दोस्त था, इसलिए वो हुओ को अपने होटल में हो रहे फालतू के खर्चों के हुओ द्वारा पैसे ना मिलने पर वो कभी सीरियसली नहीं लेता था। लेकिन इस चीज़ को बार बार देखकर उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके शिष्य उसका इसी तरह से फ़ायदा उठा रहे थे। तब वो हुओ को कहता है कि तुम जो भी अपने फॉलोअर्स के लिए करते हो, जैसे फ्री का खाना खिलाना, ये सब करना गलत है, क्योंकि वो सारे फॉलोवर बस तुम्हारे आगे पीछे इसलिए घूमते हैं क्योंकि तुम उन्हें खाना और फ्री की शराब देते हो। और जब तुम उन्हें फ्री में खाना और शराब देना बंद कर दोगे तो तुम्हारे फेक फॉलोवर भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, क्योंकि वो तुम पे बस खाने और शराब के लिए डिपेंड है। इसलिए तुम्हें अपने ऐसे फॉलोअर्स को छोड़ देना चाहिए और रियल फॉलोअर्स को साथ में रखना चाहिए, जैसे तुम्हारे फादर किया करते थे। लेकिन इस बात पे हुओ ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वो अपने फ्रेंड को इग्नोर करके वहाँ से चले जाता है। उसी शहर में हुओ का एक कंपटीटर भी रहा करता था, जिसका नाम क्वीन है। खैर, क्वीन एक प्रकार से हुओ के फादर का कंपटीटर था। क्वीन चाइना का सबसे बड़ा फाइटर माना जाता था, क्योंकि उसने भी आज तक कोई फाइट नहीं हारा था। पर अब उसने फाइट करना छोड़ दिया था, क्योंकि अब वह बूढ़ा हो चुका था। दूसरी तरफ हुओ का भी बहुत नाम था, लेकिन कुछ लोग उस पर तंज कसते थे कि जब तक वो क्वीन को नहीं हराता तब तक उसे सबसे बड़ा और महान फाइटर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। इसलिए उन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। लेकिन इस तकरार के बाद क्वीन ने हुओ से कहा कि अगर वो फाइट चाहता है तो फाइट हो जाएगी, पर अभी नहीं। ये कहकर क्वीन वहां से चला गया। दूसरी तरफ हुओ अपनी फाइटिंग स्किल्स अपने स्कूल के बच्चों को भी सिखाया करता था, ताकि आने वाले भविष्य में उसके स्टूडेंट उससे भी अच्छे फाइटर बन सके। तभी कुछ दिनों बाद हुओ के फॉलोअर्स में से एक आदमी को क्वीन ने बहुत ही बुरी तरह से मारा था। और जब हुओ को इस बात का पता चला कि मेरे एक फॉलोअर को क्वीन ने बहुत बुरी तरह से पीटा है, तो वो सीधा बदला लेने अपने फ्रेंड के रेस्टोरेंट में पहुंच गया, जहां क्वीन की फैमिली डिनर करने आई थी, क्योंकि क्वीन का आज जन्मदिन था और उसने हुओ के दोस्त के रेस्टोरेंट को पूरा बुक किया हुआ था। अब वो सबके सामने ही क्वीन को फाइट की चुनौती देता है, लेकिन क्वीन वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने आया था, इसलिए वो फाइट को एक्सेप्ट नहीं करता। हुओ का रेस्टोरेंट वाला दोस्त भी हुओ को समझाता है कि अगर तुम यहाँ फाइट करोगे तो रेस्टोरेंट को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है, इसलिए तुम शांत होकर यहाँ से चले जाओ। लेकिन हुओ बहुत गुस्से में था और वो उल्टा अपने दोस्त को ही बुरा भला कह के अपनी बचपन की दोस्ती तोड़ने के मूड में आ चुका था। और इतना कुछ होने के बाद क्वीन भी हुओ से लड़ने का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और थोड़ी ही देर बाद रेस्टोरेंट के सारे लोग वहाँ से बाहर चले गए, जिसके बाद हुओ और क्वीन के बीच लड़ाई शुरू हो गई। दोनों ही अपनी स्किल्स में काफी अच्छे थे, जहाँ दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हैं। और बहुत देर तक फाइट करने के बाद जब हुओ और क्वीन में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था, तो हुओ अपने गुस्से से कई सारे घातक वार क्वीन पर करता है और इसी गुस्से की वजह से वो खुद को काबू नहीं कर पाता और वो अपना एक आखिरी वार क्वीन की तरफ करता है, जिससे कि क्वीन की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर जैसे ही हुओ रेस्टोरेंट से बाहर निकला, सारे लोग उसके जीतने की खुशी में जश्न मनाने लगते हैं। लेकिन दूसरी ओर जब क्वीन के लोग क्वीन की डेड बॉडी को देखते हैं तो वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनके अंदर बदले की आग सुलग रही थी। और जब हुओ अपने घर आया तो वो देखता है कि उसके पूरे घर की लाइट्स ऑफ हैं। और जब वो अपनी बेटी और माँ को ढूंढता है तो उसे घर में उन दोनों की लाश दिखती है, जिससे हमें पता चलता है कि क्वीन के लोगों ने बदला लेने के लिए हुओ की पूरी फैमिली को मार दिया है। ये देखकर हुओ गुस्से में आ चुका था। वो अपनी फैमिली का बदला लेने क्वीन के सारे फॉलोअर्स को मारने के लिए निकल जाता है, पर रास्ते में उसे खुद के फॉलोअर मिलते हैं, जो बताते हैं कि क्वीन ने उसके फॉलोअर को इसलिए मारा था क्योंकि वो क्वीन की वाइफ के साथ बदतमीजी कर रहा था और वो बिना वजह जाने ही क्वीन से लड़ने चला गया, जिसके कारण वो अपने फॉलोअर का भी साथ छोड़ दिया, क्योंकि उसे अब लगने लगा था कि वो गलत लोगों को बढ़ावा दे रहा था, जिससे कि हुओ की जिंदगी में अब कोई भी उसका करीबी इंसान नहीं बचा। लेकिन फिर भी वो बदला लेने क्वीन के घर गया। तब वो क्वीन के बेटे को मार देता है और जब क्वीन की पत्नी और उसकी बेटी को मारने जाता है तो हुओ ये सोचकर उन्हें नहीं मारता कि इनमें उनकी कोई गलती नहीं थी और फिर वह वहां से निकल जाता है। अब हुओ के दोस्त ने भी उससे अपनी दोस्ती तोड़ ली थी, जिससे कि हुओ की जिंदगी में अब कोई भी उसका करीबी इंसान नहीं बचा और अब वो अंदर से अकेला और निराश हो गया था। वो खुद को मारने की कोशिश करता है, जहां वो समुद्र के किनारे पानी में डूबने के लिए बढ़ता है, लेकिन दूर उसे एक बोट दिखती है, जिसे देखकर वो एक सही फैसला लेता है। वो उस बोट में चला जाता है और खुद को कहता है कि जहाँ भी ये बोट जाएगी मैं उसी जगह चले जाऊंगा। पर काफी समय ट्रेवल करने के बाद हुओ की हालत ठीक नहीं रहती। वो फिर से खुदकुशी करने की सोचता है और इस बार वो कदम उठाकर पानी की गहराई में अपने शरीर को खुला छोड़ खुद को समर्पित करने लगा। लेकिन तभी कुछ लोग ऐन मौके पर आकर उसकी जान बचा लेते हैं। दरअसल वे लोग उस इलाके के ट्राइबल पीपल थे और वो हुओ को अपने इलाके में लाकर उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ दिनों बाद हुओ को होश आने लगा, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल भी सही नहीं थी। वो अपने असल कंडीशन में नहीं था। उसको पता ही नहीं चलता कि वो यहाँ कैसे पहुंचा और इन्हीं छोटी मोटी हरकतों की वजह से ट्राइब के लोग भी उसे अकेला उसकी हालत पर छोड़ देते हैं। पर उन्हीं में से एक लड़की, जिसका नाम मून है, वो अंधी होने के साथ काफी सीधी लड़की थी। वो हुओ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। वो हर वक्त हुओ को खाने और उसकी मतलब की चीजें दिया करती थी ताकि वो खुश रह सके और अपनी पुरानी
ज़िंदगी को भूलकर एक नई शुरुआत करे। वो हुओ को ऐसा लगने देती थी कि वो अकेला नहीं है, जिसकी वजह से हुओ को जीने का एक मौका मिला और वो डिसाइड करता है कि मैं भी अब इस ट्राइब के साथ रहकर अपनी बाकी की ज़िंदगी खुशी से बिताऊंगा। वो उस ट्राइब में रहकर वो सारे काम किया करता था जो बाकी के लोग करते थे और इसी बीच उसको मुझसे बहुत लगाव हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगे थे और एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए। लेकिन एक रात उस ट्राइब के बच्चे को सामान चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, जिसके कारण ट्राइब का मुखिया उस लड़के को सजा सुनाने का फैसला करते हैं। पर पीछे से उस बच्चों की फैमिली मुखिया को कन्विंस कर रहे थे कि हमारे बच्चे अभी छोटे हैं तो उन्हें सजा न दीजिए। पर ट्राइब के रूल सबके लिए सेम थे, इसलिए मुखिया भी सजा देने से पीछे नहीं हटता। तो वहाँ पे हुओ कहता है कि बच्चों की जगह मुझे उनकी सजा दे दीजिए और इन बच्चों को छोड़कर इनकी फैमिली के पास जाने दिया जाए। और उसकी बात सुनकर मुखिया भी हुओ को सजा देने के लिए मान गया था, लेकिन उसमें भी एक शर्त थी जहाँ बच्चों की सजा अलग अलग है और बड़ों की सजा अलग अलग, और हुओ की सजा में उसे मुखिया से ही लड़ाई करनी थी। और यहाँ पे ट्राइब के मुखिया और हुओ के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। हुओ अपनी फाइटिंग स्किल में इतना माहिर था कि वो मुखिया के सारे अटैक को आसानी से डॉज कर पा रहा था। मुखिया का एक भी अटैक हुओ को असर नहीं करता, लेकिन लगातार वार करने से हुओ भी कमजोर पड़ रहा था, क्योंकि उसने बहुत समय से कोई भी फाइट और प्रैक्टिस नहीं करी थी, जिससे कि बीच में मुखिया उस पर भारी पड़ गया। तो पीछे से ट्राइब के लोग हुओ को इनकरेज करते हैं कि वो भी मुखिया पर अटैक करे, वरना अगर वो बस डिफेंस करते रहेगा तो मुखिया के वार से वो काफी जख्मी हो सकता है। तो लोगों की बात मानकर हुओ भी मुखिया पर अटैक करना शुरू करता है, जिससे कि वो आसानी से ट्राइब के मुखिया को वहीं पर हरा देता है। ये देखकर खुद मुखिया हुओ को अप्रिशिएट करता है कि उसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। और यहाँ पे ट्राइब में किसी को भी हुओ के पास्ट और उसके बीते लम्हों के बारे में नहीं पता था। सबको यही लगता था कि हुओ एक मामूली इंसान है और आज तक हुओ ने भी किसी को अपने अतीत के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। थोड़े ही दिनों बाद उसको अपनी फैमिली और शहर की याद आती है और वो फैसला लेता है कि वो दोबारा अपने शहर जाकर अपनी फैमिली की कब्र को सम्मान देने जाएगा। और जब वो इस बारे में मून को बताता है तो मून कहती है कि तुम अपना सफर अच्छे से तय करना और मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार जरूर करूंगी। जिसके बाद हुओ अपने शहर के लिए निकल गया। लेकिन जैसे ही वो अपने शहर में एंट्री लेता है तो वो देखता है कि हर जगह पहले से काफी बदल गई है। जगह जगह लोगों की भीड़ और काफी अलग चीजें थी जो पहले शहर में नहीं हुआ करती थी। उसे पता चलता है कि उसके जाने के बाद यहाँ बहुत सारे लोगों ने लूटपाट मचाई, जिसके कारण पूरा शहर का हुलिया ही बदल गया था। असल में बात यह थी कि अब चाइना पर अंग्रेजों का शासन हो गया था, इसलिए पूरे चाइना में चीजें पूरी तरह से बदल चुकी थी। हुओ जब अपने घर पहुंचा तो उसे वहां घर का नौकर मिलता है जो अभी भी हुओ के घर की अच्छे से देखभाल कर रहा था। हुओ को वापस शहर में देखने के बाद उनके घर का नौकर भी काफी खुश हो गया। जिसके बाद हुओ अपनी फैमिली की कब्र देखने चले जाता है और वो वहां पर काफी इमोशनल हो गया था। उसे अपने वो दिन याद आने लगे जब वो अपनी फैमिली के साथ रहता था। फिर इसके बाद वो अपनी करी कई सारी गलती का पछतावा करने के लिए क्वीन के घर चले गया, जहाँ वो क्वीन की वाइफ से माफी मांगता है कि मेरी वजह से क्वीन इस दुनिया में नहीं रहा। और अब उसको इस बात का काफी दुख हो रहा था कि गुस्से में आकर मैंने एक फाइटर को जिंदा मार दिया। फिर वो अपने उसी दोस्त से माफी मांगता है जिसका एक होटल है। वो उसे समझाता है कि मैं अब पहले जैसे नहीं रहा, मैंने अपने अंदर बहुत सुधार किया है और मुझे अपने उन सभी कार्यों से नफरत होने लगी है जिससे मैंने लोगों को बस दुख ही दिए हैं। तो यहाँ पर हुओ को एक फाइट के बारे में पता चलता है जो इसी शहर में होने वाली थी और इस फाइट में एक ऐसा फाइटर आने वाला था जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और खतरनाक था। जब से हुओ शहर छोड़कर गया है तब से वो फाइटर इस इलाके के सारे शहर की फाइट को जीतते आ रहा है और इस फाइट के लिए उसका रेस्टोरेंट वाला दोस्त उसे कुछ पैसे देता है ताकि हुओ उस फाइट में हिस्सा लेकर उस खतरनाक फाइटर को हरा दे। और जिस दिन फाइट का दिन आया हुओ वहाँ के अंपायर को कहता है कि मैं ये फाइट आराम और सम्मान से लड़ूंगा ताकि मेरे अपोनेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर जब उनकी फाइट शुरू होती है तो वहाँ पे हुओ थोड़ा बहुत कमजोर पड़ता है क्योंकि उसने बहुत समय से प्रैक्टिस नहीं किया था। दूसरा फाइटर उसे बस उठा उठा के रिंग में पटक रहा था, लेकिन जब हुआ अपनी फुल फॉर्म में आया तो वो अपने स्किल्स के पैतरों का यूज करके आसानी से अपोनेंट को हराने लगा। और एक बारी ऐसी आई जब उसका अपोनेंट पूरा हार ही गया था। पर फाइट के दौरान हुओ के एक अटैक से उसके दुश्मन की गर्दन एक नुकीली किल में लगने ही वाली थी, लेकिन हुओ उसे बचा लेता है। और सामने वाला फाइटर भी एक बहुत अच्छा इंसान था, इसलिए वो समझ गया कि वो पहले ही इस फाइट को हार चुका है तो वो अब चीटिंग से जीत नहीं सकता। इसलिए वो सबके सामने अपनी हार मान के हुओ को इस फाइट का चैंपियन घोषित करता है। जिसके बाद पूरे शहर में खबर उड़ जाती है कि हुओ वापस आ गया है और उसने आते ही शहर के सबसे ताकतवर फाइटर को धूल चटा दी। और यह खबर सीधा शहर के डिक्टेटर के पास भी पहुंच गई थी, जो कि अभी शहर पे अपना कंट्रोल जताते थे। उनको इस खबर से बिल्कुल भी खुशी नहीं होती कि हुओ ने उनके ही शहर के फाइटर को हराया है और वो नहीं चाहते थे कि हुओ जैसे और भी फाइटर उनके देश के फाइटर को हराए। इसलिए वो हुओ को छोटा और कमजोर दिखाने के लिए उसकी फाइट बहुत ही भयानक फाइटर से रख देते हैं ताकि इस बार हुओ को मौका ही ना मिले जीतने का और वह ये फाइट हार जाए ताकि फिर से डिक्टेटर के लोगों का दबदबा शहर में बने रहे। और जब फाइट का दिन आया तो वह फाइट थोड़ी ही एडवांस लेवल की थी, जहां पहले डिक्टेटर हुओ को 3 फाइटर से लड़वाता है,
ताकि उसकी एनर्जी खत्म हो जाए। पर हुओ कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं था, वो अपनी फुल पावर से उन तीनों ही फाइटर को आसानी से धूल चटा देता है। और जब उसकी फाइट सबसे खतरनाक फाइटर से पड़ी जिसके साथ डिक्टेटर ने उसकी फाइट रखी थी, तो वो फाइटर बहुत ही अच्छा था। जहाँ वो हुओ को कहता है कि तुमने अभी अभी 3 फाइटर से फाइट की है, तो तुम्हारी एनर्जी लूज हो गई होगी, तो मैं भी किन्हीं 3 फाइटर से फाइट करता हूँ ताकि मैं भी उसी एनर्जी के साथ तुमसे लड़ सकूं जिस एनर्जी के साथ तुम मुझसे लड़ोगे। और यहाँ पे अपने ओपोनेंट की इतनी प्यारी बात सुनकर हुआ काफी हैरान रहा, पर तब भी वो कहता है कि मैं इस एनर्जी के साथ तुमसे लड़ सकता हूँ, तो तुम्हें किसी भी फाइटर से लड़ने की जरूरत नहीं है। फिर दोनों ही फाइटर अपने अपने वेपन चूज करते हैं और जब उनकी फाइट शुरू होती है तो दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। वो अपने वेपन चलाने में इतने एक्सपर्ट थे कि वहाँ के सारे लोग उनकी फाइट को देखकर हैरान रहते हैं। दोनों ही फाइटर एक दूसरे की कमजोरी पर बार बार वार करते हैं, लेकिन कोई भी हारने का नाम नहीं ले रहा था। और एक वक्त ऐसा आया जब फाइट के बीच दोनों के हथियार एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं, जहां हुओ उस फाइटर की तलवार को अच्छे से यूज और कंट्रोल कर पा रहा था, लेकिन दूसरी ओर वो फाइटर हुओ के हथियार को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता। ये देखकर हुओ लड़ाई को रोककर अपने अपने वेपन एक दूसरे को वापस करते हैं, जिसके बाद फिर से उन दोनों की फाइट होती है। लेकिन उसी समय पहला राउंड खत्म हो जाता है, जिसमें कोई भी विनर निकल के नहीं आता। इसका मतलब ये राउंड ड्रॉ माना गया। लेकिन जब हुओ रेस्ट करने के लिए एक ड्रिंक पीता है तो उसमें डिक्टेटर के आदमी ने पहले से ही जहर मिला रखा था और इसका असर उसे दूसरे राउंड में हुआ। जब हुओ दूसरे राउंड में फाइट करता है तो अचानक बीच में ही उसे खून की उल्टियां होने लगी, जिसके कारण यह फाइट यहीं पे रुक जाती है। और दूसरा फाइटर समझ गया था कि हुओ को जानबूझकर मारने का प्लान बनाया गया है। इससे वो फाइटर खुश नहीं होता कि डिक्टेटर एक छोटी सी फाइट के लिए एक इतने अच्छे फाइटर के साथ ऐसी नीच हरकतें करे। हुओ को अभी सख्त मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी, लेकिन वहाँ के लोग उसे बस थोड़ा बहुत रेस्ट करवाते हैं ताकि उसकी तबीयत ठीक हो जाए। और इस समय हुओ सोचता है कि मेरा बच पाना अब नामुमकिन है, इसलिए मैं अगर मरूंगा तो बड़े शान से मरूंगा। और वो वहाँ फिर से फाइट करने के लिए उठ पड़ता है। डिक्टेटर तो पहले से यही चाहता था कि हुओ इस फाइट में मारा जाए, इसलिए वो भी मैच को कंटिन्यू करवा देता है, जिसके बाद उन दोनों की फाइट दोबारा से शुरू होती है। और अब हुओ और भी खतरनाक तरीके से लड़ रहा था। वो ऐसे ऐसे अटैक करता है जिससे उसके ओपोनेंट को कोई भी बचने का चांस नहीं मिलता। और अपने आखिरी बार में वो एक पंच मारता है, लेकिन उसे इस पंच से एक फाइट याद आती है कि इसी पंच से मैंने क्वीन की भी जान ली थी, इसलिए वो फिर से किसी की जान नहीं लेना चाहता था और वो अपने पंच को वहीं पर रोक देता है, जैसे कि मूवी के शुरुआत में उसके पिता ने अपने सामने वाले फाइटर से लड़ते वक्त किया था। उन्होंने भी अपने पंच को रोक लिया था। अब सामने वाला फाइटर भी समझ गया था कि अगर ये पंच मुझे लग जाता तो मेरा बच पाना नामुमकिन था, जिसके बाद वो वहीं पर हार मानकर हुओ को इस फाइट का विनर बनाता है। लेकिन उसी वक्त हुओ जमीन पर गिर पड़ता है। उसका मतलब ये था कि ये फाइट उसकी जिंदगी की आखिरी फाइट थी। अब हुओ के ओपोनेंट को भी उसके लिए बहुत बुरा लगता है और वो सीधा डिक्टेटर के पास जाकर उसे भला बुरा कहने लगा, क्योंकि उसे भी हुओ के जाने का अफसोस था। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि हुओ की सोल मून के सामने आकर अपने फाइटिंग स्किल्स परफॉर्म कर रही है और यहाँ पे मून, जो कि देख नहीं सकती थी, उसे अपनी आंखों के सामने हुओ साफ साफ नजर आ रहा था और हुओ अपनी आखिरी सांस तक कोई भी फाइट नहीं हारा था। और दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी थी जिसे आप विकिपीडिया पर जाकर ढूंढ सकते हैं। और तब ये हमारी बहुत ही अच्छी कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।